राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साथी अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 38 बीपीएससी 1992 से लेके 71 बीपीएससी 2025 तक जितने भी बीपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं सारे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स, चाहे वो सीटी एग्जाम हो, और चाहे वो बीपीएससी में है टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 3 एग्जाम कराए हो, तो सारे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं ये जो है सीरीज में। तो बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026 न्यू बुक आई है, इसको हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। तो जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी 72 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे जो है ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जितने भी साथी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो कंप्लीट पूरी बुक आपको पढ़ा रहे हैं जो है यूट्यूब पर। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है साथियों को जोड़ें, जो है चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए आज का जो है प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए जो है आवश्यक जो है अहदाओं का जो है निर्धारण करता है। तो कौन करता है? संसद विधि द्वारा। किसके द्वारा? जो है संसद विधि द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि वित्त आयोग के सदस्यों के लिए जो है आवश्यक रहता है और उनके जो है चयन की रीति संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की जा सकेंगी। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये है केंद्र और राज्यों के जो है मध्य राजस्व का बंटवारा। ये क्या है? भारत में वित्त आयोग का जो है प्राथमिक कार्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। उससे पहले जो है व्याख्या की जो है पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यह किस लेंगे। संविधान का जो है अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष के जो है अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उसके जो है एक वित्त आयोग के गठन के प्रावधान करता है। वित्त आयोग का जो है मुख्य कार्य संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य करों के जो है शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में तथा राज्यों के मध्य ऐसे आगमों के जो है तत्संबंधी भाग के जो है आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति की जो है सिफारिश प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जो है सी रंगराजन। कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन। अगला प्रश्न है व्याख्या है 1 नवंबर 2000 को जो है गठित 12वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष रिजर्व बैंक के जो है पूर्व गवर्नर डॉक्टर जो सी रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग की जो है सिफारिशों पर जो है वर्ष 2005-10 की जो है अवधि के लिए थी। 15वें वित्त आयोग का जो है गठन एन के सिंह की अध्यक्षता में 27 नवंबर 2017 को जो है किया गया, जिसकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक जो है लागू होनी थी, लेकिन यह जो है दो नियम क्रमशः 2020-21 तथा 21-26 के लिए जो है लागू है। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का जो है सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुदीप्तो मुंडले जो है 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष के सदस्य नहीं है। बाकी जो है अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, रमेश चंद्र भी हैं, अजय नारायण झा भी शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। 27 नवंबर 2017 को एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे: अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह, प्रोफेसर रमेश चंद्र। आयोग के जो है गठन के जो है प्रारंभ में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है तत्कालीन गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस आयोग के जो है सदस्य थे, लेकिन बाद में जो है शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा के जो है सदस्य बनाया गया। दिसंबर 2023 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का जो है गठन किया गया। 16वें वित्त आयोग के जो है वर्तमान में अन्य 4 सदस्य निम्न है। कौन कौन से हैं? एनी जॉर्ज मैथ्यू जो पूर्वकालिक सदस्य हैं। दूसरे हैं मनोज पांडा, पूर्व जो है कालिक सदस्य। तीसरे हैं डॉक्टर सोमकांति घोष, सदस्य।
चौथा है टीवी रविशंकर सदस्य, जो पूर्व में डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को जो है पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अप्रैल 2024 में उनके जो है स्थान पर मनोज पांडा को जो है शामिल किया गया। पूर्व में पूर्णकालिक जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किए अजय नारायण झा ने जो है अप्रैल 2025 में व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे नीति आयोग। क्या पढ़ेंगे योजना आयोग या नीति आयोग। क्या पढ़ेंगे योजना आयोग या नीति आयोग। तो हमारा प्रश्न है कि योजना आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग जो है एक जो है संविधानेतर सलाहकारी तथा परामर्शदात्री जो है संस्था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि एक थिंक टैंक है। इसका जो है संविधान में किसी भी प्रकार का जो है उल्लेख नहीं है। इसका जो है गठन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। इसका जो है पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना तथा देश के संसाधनों के जो है सर्वाधिक प्रभावी एवं सतुलित उपयोग के लिए जो है योजना तैयार करना और संसाधनों के आवंटन का जो है निर्धारण करना था। 1 जनवरी 2015 से जो है इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान समय में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का जो है पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो है पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग जो है परामर्शदात्री संस्था है। क्या है परामर्शदात्री संस्था है। भारत का जो है योजना आयोग है। क्या है भारत में योजना आयोग एक परामर्शदात्री यानी सलाहकार बोर्ड है, यानी थिंक टैंक है। एक सलाहकार बोर्ड है। योजना आयोग का जो है स्वरूप क्या है। तो योजना आयोग की मतलब एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 1950 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि योजना आयोग क्या है। एक थिंक टैंक है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है गैर संवैधानिक निकाय है। अगला है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1950 में हुई थी। भारतीय योजना आयोग के जो है प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के जो है नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का जो है चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का जो है पूरा स्वरूप क्या है। तो क्या है नेशनल जो है इंस्टीट्यूशन फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान है। क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत जो है प्रवर्तन संस्थान है। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग जो है अस्तित्व में कब आया था। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था अस्तित्व में। अगला हमारा टॉपिक क्या है चुनाव आयोग। क्या है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग से हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय जो है निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना से संबंधित है। तो कौन सा है अनुच्छेद 324। कौन सा है अनुच्छेद 324। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के जो है निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों में के जो है संचालन का जो है अधीक्षक निवेश और जो है नियंत्रण करने के लिए जो है निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यवस्थापिका के जो है रिक्त स्थान की जो है पूर्ति के लिए जो है होने वाले विशेष चुनाव को
जो है क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचुनाव। अगला जो है इसकी व्याख्या है कि व्यवस्थापिका के जो है किसी निर्वाचित सदस्य के जो है निधन, इस्तीफा, अयोग्यता आदि के कारण हुए जो है रिक्त स्थान की जो है पूर्ति के लिए होने वाले जो चुनाव को जो है उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए जो है मतदान की जो है न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है, 21 वर्ष की बता कितनी है, 18 वर्ष कर दी गई है। किसमें है, 61वें संविधान संशोधन 1989 1989। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की जो है आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष दिया गया, जो कि जो है 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 मार्च की आयु पर जो है मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में जो है संपन्न 9वीं जो है लोकसभा की जो है आम चुनाव में किया गया। तो दिए गए विकल्प में मार्च में होना दूर है, सितंबर 1988 होगा। आंसर जो है 1988 को माना गया है, व्याख्या भी देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि आम चुनावों में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो हम किस घटना को संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है यदि एक राज्य का एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो इनमें से है ई जो है प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए, भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो सभी राज्य विधानसभाओं के जो कार्यकाल की लोकसभा के कार्यकाल के रूप में की जाए आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के जो है कार्यकाल को जो है तदनुसार बढ़ाना या जो है घटाना होगा, तथा जो है लोकसभा के जो है वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के जो है अनुरूप जो है समायोजित करना होगा। साथ ही ये व्यवस्था लागू हो जाने के जो है बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के जो है समय पूर्व भंग विघटित जो है होने की जो है स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। ऐसी व्यवस्था के लिए जो है भारतीय नागरिकों के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17 विघटन, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य के जो है विधानमंडल में सत्र 17 अवसान और जो है विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक जो है तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आदि जो है संशोधन की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो है उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसमें अपनी रिपोर्ट 14 मार्च से जो है 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अगला प्रश्न है कि भारत के जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो किसको है, चुनाव आयोग को। किसको है, चुनाव आयोग को। भारत के जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राज्य दल का दर्जा देने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ जो है मानदंड घोषित करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है मतदान के लिए भारत में मतदान के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का जो संस्करण क्या है, तो क्या है, M3 है। कौन सा है वर्तमान में, M3 है। जो वोटिंग मशीन अभी चल रही है वीवीपैट, जिससे जो है वोट पड़ते हैं, वो M3 चल रही है। निर्वाचन की जो है निर्दिष्ट प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचित आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की जो है स्थापना का अनुबंध
उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधुनिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल। क्या है? राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल से पहला प्रश्न क्या है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होने चाहिए। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्व चुनाव में कितने प्रतिशत का वोट उसने प्राप्त किया हो, जिससे वो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर सकता है। तो चलिए उसमें कि पहला होना चाहिए डी ऑप्शन सही है। और एक शायद आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। देखते हैं ऑप्शन वैसे ई है। इसके व्याख्या देखते हैं। निर्वाचन प्राधिकरण को आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाएगी जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में कोई एक पूरी होती हो। कौन कौन सी शर्त पूरी होती हो, तो देखते हैं कौन कौन सी शर्त है। पहला है कि उस राजनीतिक दल का खड़े किए गए प्रत्याशियों में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा क्या है कि उस दल को लोकसभा में पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों, जो इसमें से प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न हो तो एक गिना जाएगा तथा कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, लेकिन इनमें से ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसलिए नॉट दी ऑप्शन है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, इसलिए ये भी गलत। 4 या अधिक राज्यों में वैध वोटों का 6% था, ये भी गलत है। 2 राज्यों में वैध वोटों का 15%, ये आधे से अधिक राज्यों में, आधे से अधिक नहीं 4 से अधिक राज्यों में, इसलिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अब आम आदमी पार्टी है एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है इसको। आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी आम में 4 राज्य से में राज्य स्तरीय दल की हत्या प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया था तथा इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो कौन सा? तेलुगु देशम पार्टी। कौन? तेलुगु देशम पार्टी। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बाल योगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में पत्रों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है क्या? अगला ऑप्शन है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह दल है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त
हो, यानी कि 6% तक वोट मिले होने चाहिए। और एक ये तो दूसरा तो सही है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग ही करता है। और अगला क्या है कि 1999 आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राज्यों और 48 जो है राज्य स्तरीय दल थे। ये कौन सा है? ये तो चलिए व्याख्या देखते हैं। इसपे स्टार लगा है इस प्रश्न पे, तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, यानी कि ये सारे सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए देखते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के जो है पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का जो है पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन तिथि का आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधन के अनुसार वह दल राष्ट्रीय दल हुआ जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त हो। वह लोकसभा में 3 भिन्न-भिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1931 में जो है 13वीं लोकसभा चुनाव में जो 7 राष्ट्रीय एवं 40 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय दल है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो है इंडिया, मार्क्सवादी जिसे कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग इस प्रश्न का कौन कौन सा सही है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में कौन कौन सा है। पहला तो ये सही हो जाएगा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के जो है पंजीकरण का प्रावधान होना चाहिए, सही है। दूसरा ये सही है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, पहला दूसरा सही है। तीसरा क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजनीतिक दल वह दल है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त नहीं है कि 6% तक जो है वोट होने चाहिए। इसमें कहा गया कि 1999 आम चुनाव में जो है निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल 48 राज्यों में नहीं बल्कि 40 राज्यों में, इसलिए पहला दूसरा है जो कि इसमें जो है चारों में ऑप्शन में ये नहीं है, तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है जो कि है नहीं ऑप्शन उसकी स्टार। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को जो है उनके जो है स्थापना में सुनियोजित कीजिए। दल दिए गए हैं और उनका जो है पार्टी की स्थापना वर्ष दी गई है। कौन सी जो है पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1964 में, ये पहले ही नाम है। ठीक है, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में, सबसे पुरानी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में, कहाँ है सी का 4, हाँ ठीक है, सी का 4 है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। ये प्रश्न जो है टीआरई में भी पूछा गया था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो मार्क्सवादी इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। भारतीय जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी जो है जिसकी स्थापना 1925 में हुई। अब ये बात ध्यान रखना कि जिसमें जो है मार्क्सवाद लगा है इसकी स्थापना 1964 में, क्योंकि दोनों नाम सेम है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? 1925 में, क्योंकि ये दिया है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक है जिसमें मार्क्सवाद लगा है, इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। और जो बहुजन समाजवाद जो है पार्टी है, समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई बीएसपी की? 1984 में। ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस है इसकी स्थापना 1998 में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें मिलान दिया है, इससे देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट जो मार्क्सवादी पार्टी है 1964 में, कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 में, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में और जो तृणमूल कांग्रेस है वो 1998 में। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या? संविधान संशोधन। कौन कौन से संविधान संशोधन हुए टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं संविधान संशोधन, आगे चलते हैं।
तो संविधान संशोधन का जो है पहला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? ये देख लीजिए 20 में। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 20 में जो है क्या है? सॉरी, आर्टिकल 368 368 भाग कितना है? 20 भाग 20 में जो है 300 और अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को जो है परिभाषित करने के लिए भारत के जो है संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के 3 प्रकार के संशोधन बताए गए हैं। साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम जो है आधे राज्यों के विधानमंडल के जो है अनुमोदन से। अब अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में जो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो कैसा? साधारण बहुमत। नया राज्य बनाने के लिए जो है कैसा विधेयक होना चाहिए? संशोधन साधारण। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हित अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के धारा 2 के अनुसार इस प्रकार की है विधि अनुच्छेद 368 के जो है प्रयोजनों के लिए यह संविधान का संशोधन नहीं समझा जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है प्रश्न? अगला है कि संविधान संशोधन से जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है नाम दिया गया। तो कौन सा? 69वां 69वां जो है संविधान संशोधन जो कानून है इसके द्वारा जो है। अगला प्रश्न है कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़े गए जो है नए अनुच्छेद 239 का 239 डबल ए के तहत जो है दिल्ली संग्रह क्षेत्र को जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी जो है नाम दिया गया तथा इसके जो है प्रशासकों को जो राज्यपाल कहा गया है। साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए जो है एक विधानसभा और उसके प्रति जो है उत्तरदायी जो है मंत्रिपरिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है और लाया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के जो है किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए जो है प्रक्रिया संशोधन के अनुच्छेद 368 में जो है वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जो है संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो अमेंडमेंट है एक्ट विधेयक कब लाया गया था? तो पहला जो है संविधान संशोधन जो है अमेंडमेंट जो है कब लाया गया था? 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया तथा इसके दो नए अनुच्छेद 31 का एवं 31 का और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कि संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है। वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे जो मौलिक प्रावधानों को जो बदलने की कोशिश दी गई है, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई? लघु संविधान की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है देखते हैं। पहला है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो गलत प्रश्न पूछा गया है, जो कि पहला तो है सही। 42वें संविधान संशोधन में जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला जो है दूसरा है, इसे संविधान में जो है 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए हैं, तो ये गलत है। दूसरा तो पूछा क्या गया है, गलत ही पूछा गया है, गलत पूछा गया तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हिसाब से सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो है इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 44 से और अनुच्छेद
47 ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। एक बार और देखें चौथा हो। इसके द्वारा राष्ट्रपति को जो है चुनाव आयोग के परामर्श से जो है राज्य विधानसभा मंडलों में सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। हाँ, ये बात सही है। तो दूसरा और तीसरा ही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के जो है बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था तथा इसके अनेक प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इसके जरिए जो है निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए या संशोधित किए गए। इसके जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इसमें संविधान के जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। अगला प्रश्न है कि सॉरी व्याख्या इसकी है 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। समान न्याय और जो है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 से उद्योगों के जो है प्रबंधन में कर्मचारियों को भाग लेना। अनुच्छेद 43 से एवं पर्यावरण के जो है संरक्षण और संवर्धन और वन तथा जो है वन्यजीव जो है एवं की रक्षा। अनुच्छेद जो है 48 से। इसके द्वारा अनुच्छेद 192 192 को जो है प्रस्तावित कर राष्ट्रपति को जो है चुनाव आयोग के जो है परामर्श से जो है राज्य विधानसभा मंडलों के जो है सदस्यों को जो है आयोग घोषित करने का जो है अधिकार प्रदान किया गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को जो दिया गया। इस प्रकार जो है प्रश्नगत जो है कथनों में जो है पहला चौथा सही जबकि दूसरा चौथा गलत है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के में जो है किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की जो है अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो किसने की है? 91वें संविधान संशोधन में। 91 में जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए खंड 1 का के तहत जो है उपबंधित है कि किसी राज्य के मंत्री परिषद के जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की जो है विधानसभा के जो सदस्यों की कुल संख्या के जो है 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। अब अगला है कि निम्नलिखित मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है लोकसभा जो है सदस्यों की संख्या का 15% में तय किया गया। तो कितना 91 में संविधान संशोधन। अब अगला है राजभाषा। राजभाषा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? भारत में जो है संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है देवनागरी जिसमें जो क्वेश्चन के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो कौन सा है? 343। कौन सा? 343 राजभाषा के दर्जा जो है इसमें दिया गया अनुच्छेद जो है 343। अगला प्रश्न है वो थोड़ी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी। राजभाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में प्रावधान संविधान की बात 17 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। 16 17 22 है जो ऑप्शन में नहीं है। कितनी है वर्तमान में? 22। 92 में संविधान संशोधन 2003 से जो है पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो 92 संविधान संशोधन के बाद 22 हो गई है। कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अगला प्रश्न है कि अगला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से क्या प्रश्न बनते हैं हम लोग देखते हैं। स्थानीय स्वशासन से पहला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम
प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ था। भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था, जिसके उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समुदायों का जो है समग्र विकास था। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग। चलिए, पंचायतों स्थानीय स्वशासन से को जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है राज्य सूची को जो है प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार जो है पंचायत जो है राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की जो है संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 के जो है धारा 4 के अनुसार किसी राज्य का जो है विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के जो है निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उत्पन्न का जो है कर सकेगा। जबकि जो है पंचायत में चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है राज्य निर्वाचन आयोग लेता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली जो है किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में, इसमें राज्य सूची में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज जो है विषय, पंचायती राज विषय है तो क्या है? राज्य सूची का विषय। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग। पंचायत में जो है चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है चुनाव आयोग लेता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो क्या निर्धारित की है? ग्रामीण क्षेत्रीय एवं जनपदीय स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। संविधान के अनुच्छेद 243 बी 243 खा के अनुसार पंचायती राज जो है व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, मध्यवर्तीय खंड स्तर एवं जिला स्तर। किंतु मध्यवर्तीय जो स्तर पर जो है पंचायत का जो है उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जो है जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। अगला जो है प्रश्न है कि सीडीपी एवं एनईएस के जो है पुनर्गठन के लिए 1957 में जो है एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसमें जो है ग्रामीण स्थानीय सरकार की जो है त्रिस्तरीय प्रणाली का चुनाव दिया गया है। तो कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1952 में जो है प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और जो है वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विकास योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन 1957 में किया गया था। जो इस समिति ने जो है ग्रामीण जो है क्षेत्रों में त्रिस्तरीय जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, पंचायत प्रणाली जो है केंद्रीकृत प्रणाली की जो है अनुशंसा की। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 में की थी। समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा से ने सितंबर 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए जो है वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जो है जीवी के राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि जिस समिति की जो है सिफारिश पर भारत के जो है जिस समिति की सिफारिश पर जो है भारत में पंचायती राज की जो है स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने जो है सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने जो है न्याय पंचायत बनाने में सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता ने जो है किसकी? न्याय पंचायत की बात जाए तो किसने? अशोक मेहता। कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसमें अगस्त 1977 में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, जिन्होंने ही न्याय पंचायत को जो है विकास पंचायत से अलग रखने तथा इसका जो है सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अगला है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में सिफारिश की थी। किसकी की थी? पंचायती राज में द्विस्तरीय प्रणाली की जो है अशोक मेहता समिति ने जो है सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की थी। इसमें जनपद स्तर में पर जिला परिषद से तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न हमारा है कि पंचायती राज प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है? ग्रामवासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज प्रधान लक्ष्य जो है ग्रामवासियों में शक्ति एवं जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे जो है अपनी जो है आवश्यकताओं के जो है अनुरूप नीतियां बना सकें एवं लागू कर सकें। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को जो है विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। क्या है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी प्रतिभाग करने योग्य बनाना। अगला इसकी व्याख्या क्या है? उत्तर देते हैं। भारतीय संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था मूल उद्देश्य जनता की भागीदारी के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन और जो है विकास की प्रक्रिया को पंचायत स्तर जो है ले जाने, आम लोगों के जो है निर्णय प्रक्रिया और विकास कार्यक्रम के जो है क्रियान्वयन में सीधा भागीदार बनाना। अगला प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो क्या है? इनमें से जो है सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका जो है लक्ष्य गाँवों को जो है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। सही है। अगला है कि जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यानी सभी के सभी सही है। अब अगला है कि पंचायती राज प्रणाली के जो है तहत पंचायती राज प्रणाली के जो है तहत स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की स्थापना की गई है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्रीय पंचायत पर, जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण जो है समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। संविधान के जो है अनुच्छेद 243 भाग के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा जो है विधि के माध्यम से जिला स्तर की परिषदों में वहाँ के सांसदों के सदस्य होने का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन आता है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद आती है। 17वां क्या है? प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण या प्रशासनिक अधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य जो है संपर्क स्थापित करती है।
क्षेत्र पंचायत में निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ, एक जो है उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को जो है सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी: शिक्षा समिति, लोक निर्माण समिति, लोक स्वास्थ्य समिति व परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वच्छता समिति आदि। अब अगला प्रश्न है कि भारत के में जो है ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति की केवल है तो कैसी है? एक सलाहकार निकाय, एक जो है सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यानी कि सॉरी प्रशासनिक अधिकारी होगा क्या होगा? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल की बात करिए, केवल, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ ही होगा प्रशासनिक। क्या होगा? प्रशासनिक पदाधिकारी। हमने देखा नहीं, इसमें सिर्फ भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति सिर्फ केवल बात करेंगे सिर्फ पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर की, तो प्रशासनिक प्राधिकारी। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। इसके तहत अनुच्छेद 243 जी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी 243 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो है उन्हें सौंपा जाए जिनके अंतर्गत ये योजनाएं भी जो है जो 11वीं अनुसूची में संबंध में कार्यान्वित जो है करने का जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संविधान के भाग 9 11वीं अनुसूची 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची बढ़े थे। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73 में संविधान संशोधन द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के आधार पर प्रदान किया गया है? तो 73 में संविधान संशोधन। 73 में संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों में लेखा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बनाता है? राज्य विधान मंडल। 243 जे के संबंध में पंचायतों के लेखा प्रबंधन संबंधित नियम कौन बनाता है? राज्य विधान मंडल। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जे में प्रावधानित है कि किसी राज्य का जो है विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखी अकाउंट्स जो है रखे जाने और ऐसे लेखों की जो है संपरीक्षा से ऑडिट देते हैं करने के बारे में हुक्म कर सकेगा। अतः अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों में लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत जो है का निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। पंचायती राज लोकतांत्रिक केंद्रीकृत की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की जो है सिफारिश की गई है। इसमें गांव स्तर पर जो ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जो है पंचायत समिति का, जिला स्तर पर जिला परिषद है। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1990 नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। गौरव तलब है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है? तो कितनी? 21 वर्ष।
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इस संशोधन के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज में पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, जिसकी स्थानीय जनता। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदार के पंचायती राज का जो स्वप्न साकार नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका करता है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास का, लोगों की हिस्सेदारी, यानी ये सभी के सभी। भारत के जो पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। जो है शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों को जो भागीदारी तथा सामुदायिक विकास को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को जो है किसके अंतर्गत प्रशासन की इकाई के जो रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्थित प्रयास किए गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण जो है विशिष्ट नहीं है? कौन सा नहीं है? स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये वैशिष्टिक नहीं है। स्थानीय समुदायों के आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का जो विशिष्टिक या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता जो है लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को जो सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की जो है विशेषता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और जो है कहाँ प्रारंभ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था शुरुआत की गई। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों को जो पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत गठन की सिफारिश की। इनके जो है सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात जो है आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को जो है अपने यहाँ लागू करने में जो है पंचायती राज प्रणाली जो है लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है, यानी कि पहला राज्य कौन था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने लागू किया और उसके तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने लागू किया अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी साथी नए हैं चैनल पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लिए, दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जितने भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी जो है 12th लेवल जो है कि बिहार एसएससी 12th लेवल या बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी जो है 72 प्रीलिम्स को दे रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये पूरी अगर आपने सीरीज कर ली, मैं करा रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि 60 से 70% आपकी जीके जीएस इसी बुक से, एक बुक से कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट बुक मैं पूरी पढ़ाऊंगा कंप्लीटली, आप ये समझिए। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।